फ्रेंड्स, डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमने लिया भारतीय संविधान से, जिसका टॉपिक है प्रस्तावना। तो दोस्तों, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें अगर किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अभी तक दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और जिस पे हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन को कवर किया है जो आप भी तक बच्चों को कन्फ्यूजन्स करते रहते हैं। जैसे कि उनको केशवा भारती केस के बारे में, गोलकनाथ, ऐसे जो हमारे टॉपिक्स हैं जिन पे अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ है लोगों का। कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स बना रहता है कि आखिर केशवा भारती केस था क्या और गोलकनाथ केस क्या था। तो जैसी टॉपिक हम बात करेंगे दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, क्या होता है कि जो प्रस्तावना, तो सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है, जो कि उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों और नीतियों को समझने में सहायक होती है। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का क्या उद्देश्य था, क्या वे इस तरह का संविधान चाहते थे, वे किन उच्च आदर्शों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे, जैसे प्रश्नों का अगर हम जवाब उद्देशिका से ही जाना जा सकता है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका का जो स्रोत है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो 13 दिसंबर को 1946 को ये उद्देशिका एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसने किया था? नेहरू द्वारा। क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों क्या है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो जाता है। तो यही उद्देश्य जो प्रस्ताव था, यही उद्देशिका कहा गया और उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। तो अगर हम प्रस्तावना देख लें कि प्रस्तावना क्या है, तो पहले अगर हमें संविधान के शुरू में ही एक जो लेख लिखा गया है उसी को प्रस्तावना कहा गया। तो प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग। अगर दोस्तों, अगर आपने प्रस्तावना को पढ़ा होगा तो प्रस्तावना जो है तो इस तरह से दोस्तों है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इति द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये जो है, इतनी हमने, आप ऑलरेडी इसको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको तभी से समझ में आएगा कि इनमें किन किन शब्दों का क्या क्या महत्व है। तो जो हमारी प्रस्तावना है उसको अगर हम दोस्तों आपसे कहते हैं कि इसको एक बार कंठस्थ भी कर लेना है आपको, क्योंकि इसमें हर शब्द का अपना एक एक मीनिंग का ऐसा है कि आप एक किताब लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पूछ लें कि हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिए गए थे। यो हम भारत के लोग से जहाँ से प्रस्तावना शुरू होती है, तो ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, ये प्रश्न आ जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा लिए गए। अगर हम पूछें कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से। अगर हम प्रस्तावना की भाषा पूछें लें आपसे, तो जो भाषा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। दोस्तों, इसमें 42वां संविधान होता है संशोधन, जो कि 1976 में होता है। तो इसमें एक संशोधन किया गया है। पहले हम संशोधन को समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे ये क्यों किया गया था और क्या कोई सरकार, क्या हमारी सरकार क्या संशोधन कर सकती कि नहीं है, ये आगे हम विचार करेंगे। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1946 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था।
तो इसमें इसके प्रथम पैरा में दोस्तों समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द जोड़ दिए गए थे, और छठे पैरा में दोस्तों क्या है, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो अगर पंथ निरपेक्ष दोस्तों जो कहाँ से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से ये शब्द लिया गया था। विश्व का अगर हम पूछ लें आपसे, अमेरिका विश्व का जो पहला पंथ निरपेक्ष देश है, अमेरिका विश्व का पहला पंथ निरपेक्ष देश है दोस्तों। तो ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो अखंडता शब्द जोड़े गए। अगर हम देखें प्रस्तावना के अंतर्गत भारत का स्वरूप क्या है, तो प्रस्तावना में क्या पता चलता है कि भारत का स्वरूप है तो क्या कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो अगर हम क्रमशः इनके अर्थ देख लें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो अर्थ है दोस्तों, इसका क्या अर्थ होता है, तो अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो अर्थ है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वो अपने फैसले आंतरिक और बाह्य स्वयं डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहा है अब। तो इसका दोस्तों समझ सकते हैं कि जो भी है संप्रभुता संपन्न है, शक्तिशाली देश है, जो कि अपने बाहरी और आंतरिक निर्णय खुद ले सकता है, किसी बाहरी विक से नहीं। दोस्तों आगे देखते हैं कि ये समाजवादी, तो समाजवादी जो का अर्थ क्या है दोस्तों, तो अगर जो भारत का जो समाजवाद है दोस्तों, ये कैसा लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है, नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। अगर हम देखें यूरोप में दोस्तों क्या होता है, साम्यवादी समाजवाद होता है। तो साम्यवादी समाजवाद में दोस्तों क्या होता है कि राज्य का जनता पे अधिक नियंत्रण होता है। तो साम्यवादी समाजवाद में होता है कि जो राज्य का नियंत्रण जनता पे अधिक होता है। वहीं अगर लोकतांत्रिक समाजवाद में ये कम होता है, नियंत्रण क्या होता है, कम होता है। तो भारत में ये बीच का रास्ता अपनाया गया, मिश्रित समाजवाद को अपनाया गया। तो लोकतांत्रिक समाजवाद नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। आगे दोस्तों देख लेते हैं कि पंथ निरपेक्ष समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष दोस्तों क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि देश का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, कोई विशेष धर्म नहीं है। ये सभी धर्मों को का संरक्षण करता है, समान रूप से सभी धर्मों का संरक्षण करता है। यहाँ किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म का की उपासना और उसकी वृद्धि करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। भाई अगर हम लोकतंत्र का अर्थ देख लें, लोकतांत्रिक में क्या है, तो लोकतांत्रिक दोस्तों इसका अर्थ होता है जनता का शासन। यहाँ ना किसी राजतंत्र, ना राजा का शासन है, ना अधिनायक तंत्र है। यहाँ कैसा है शासन है, जनता का शासन है। दोस्तों अगर हम बात करें कि पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतांत्रिक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। ये हमारे परिभाषा जो दी है लोकतंत्र की, ये किसने, पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई है। तो लोकतंत्र का अर्थ दोस्तों यही होता है कि जनता का शासन। अगर हम गणराज्य का अर्थ जानना चाहें तो दोस्तों आपसे पूछें, गणराज्य का अर्थ ये होता है कि यहाँ का जो राजा होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा, वो वंशानुगत ना होकर किसका निर्वाचित होगा, वो उसको निर्वाचन किया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति जो होगा दोस्तों ये इसका निर्वाचन होगा और एक नियत समय पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई राष्ट्रपति हो उसके के बाद उसके जो बच्चे हों उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, फिर उनके बच्चे हों उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए। इसको कहते हैं वंशानुगत, यानी उसका निर्वाचन नहीं हो सकता, किसी एक परिवार से ही चुना जाने वाला। ऐसा दोस्तों क्या होता है कि अगर हम पूछें ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, मगर लोकतंत्र वहाँ कैसा है दोस्तों, वहाँ लोकतंत्र और राजतंत्र है। वहाँ कैसा है, राजतंत्र। तो वहाँ क्या है, जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत होता है, इसका कोई निर्वाचन नहीं होता है, नहीं किया जाता है। ये था दोस्तों हमारा गणराज्य के बारे में। अगर हमारी प्रस्तावना अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई है। तो ये 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। इसमें क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर क्वेश्चन आपसे पूछो दोस्तों कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता
कितने प्रकार की दी गई है? स्वतंत्रता दोस्तों कितने प्रकार की दी गई है? तो स्वतंत्रता दोस्तों 5 प्रकार से दी गई है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। ये दोस्तों प्रस्तावना में उनका उल्लेख किया गया। 5 तरह की स्वतंत्रता इसमें निर्धारण किया गया है। अब दोस्तों क्या है कि आगे चलकर 1960 में एक प्रश्न उभर कर सामने आया कि क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि मूल संविधान की अगर बात करें कि मूल संविधान में क्या है, तो इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, ये बताया गया था, उल्लेख किया गया था प्रस्तावना। तो क्या 1960 में दोस्तों एक प्रश्न सामने आ जाता है कि क्या प्रस्तावना भी संविधान का अंग है? तो ऐसा जो प्रश्न दोस्तों आया, कब क्यों आया? तो एक केस आपने सुना होगा, इनरे बेरुवारी केस। इनरे बेरुवारी केस 1960 में। तो ये क्या था मामला दोस्तों क्या था, इसको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है, पर आपका जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं है अभी तक, बेरुवारी पर डाउट बना है, आप रट तो लिया कि बेरुवारी केस 1960 में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देश का संविधान का अंग नहीं है। समझना जब भी ज़रूरी है दोस्तों, आखिर क्यों कहा गया और किस लिए कहा गया, तो इसका केस क्या था दोस्तों। हुआ क्या कि जब हमारे भारत का जो बंटवारा होता है, तो बंटवारा हो जाता है तो उसके 2 भाग कर दिए जाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान हो जाता है, भारत हो जाता है। पाकिस्तान के दोस्तों 2 भाग हो जाते हैं, एक तो जो हमारा वर्तमान पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश है, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया था। ये मिलाकर दोनों को पाकिस्तान बनाया गया था। तो दोस्तों क्या होता है, एक ही जगह थी जो कि बेरुवारी नाम से थी। ये कहाँ पे थी? ये हमारे पश्चिमी बंगाल राज्य की एक जगह थी, जिला था बेरुवारी। तो ये जो था यहाँ पर, ये बॉर्डर पे आया था, पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे था। और जो दोस्तों जो रेड क्लिफ जो थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की जो रेखा की सीमा खींची थी दोस्तों, इन्हें क्या था, भारत के बारे में कोई ज्ञान नहीं था और इससे पहले ये कभी भी भारत नहीं आए थे। पर इनको जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए इनको यहाँ भेज दिया गया था। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, मैप पे ही एक रेखा खींच दी थी। बाद में देखा गया कि कई जगह तो ऐसी आई जो गांव के बीच से गुजर रही थी, कहीं थानों से होकर गुजर रही थी। तो इस रेखा का जो पालन करने में बड़ी दिक्कतें आई। तो क्या होता है दोस्तों, ये बेरुवारी जो क्षेत्र था, ये मिला तो भारत को ही था, पर इस चीज़ के बारे में जो हमारे रेड क्लिफ सर जो थे, वो भारत को लिख कर नहीं दिए गए। तो इस पे क्या है कि पाकिस्तान ने मामला उठाया कि ये तो भाग हमारा है और ये इस पे अधिकार मेरा बनता है। तो ये मामला जब गहराया 1958 में दोस्तों क्या होता है, एक समझौता हो जाता है। तो समझौता होता है दोस्तों नेहरू और फिरोज शाह नून के द्वारा। फिरोज शाह नून तो उस समय प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के थे, फिरोज शाह नून थे। तो इनके और नेहरू के बीच में एक समझौता हो जाता है। तो समझौता के तहत क्या बेरुवारी जो क्षेत्र था वो क्या पाकिस्तान को दे दिया जाता था। इसका आधा आधा इन्होंने बांट लिया, आधा भारत ने ले लिया और आधा क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान को देने का समझौता हो जाता है। इसको लागू करने के लिए दोस्तों क्या है, हमारे संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता थी कि आप जो क्षेत्र दिया जाए तो उसका संशोधन हो, किस तरह से संविधान में इसका संशोधन किया जाए। तो दोस्तों ये प्रश्न जब आया तो उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों थे, राजेंद्र प्रसाद उस समय हमारे राष्ट्रपति थे, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। तो इसमें दोस्तों अगर हम अनुच्छेद अगर हम 1, 2, 3 की बात कर लेते हैं, अगर आपने देखा हो कि 1, 2, 3 में दोस्तों बताया गया है कि एक में बताया गया कि भारत का क्षेत्र क्या है, कितने राज्य हैं, कितने इसमें जो राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, जो भी क्षेत्र दिया गया। दूसरे में ये बताया गया है कि अगर संसद चाहे तो किसी भी क्षेत्र का नाम परिवर्तन और छोटा बड़ा कर सकती है, क्षेत्र सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है। तीसरे में भी ये कहा गया है किसी भी देश किसी भी राज्य का के क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। और इस तरह का जो स्टेटमेंट है, तो इसी के अंतर्गत ये पूछा गया कि जो हमारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, जिसमें कहा गया किसी भी संसद किसी भी राज्य के
जो क्षेत्र को कम या घटा सकती है, बढ़ा सकती है, तो क्या ये किसी भी अपने क्षेत्र को क्या किसी विदेशी देश को दे सकती है? ये भी इसमें नियत है कि अगर अगर कोई सरकार, भारतीय सरकार चाहे तो अपने क्षेत्र का कुछ हिस्सा किसी विदेशी राज्य को दे सकती है। क्या ये बात भी इसमें शामिल है जो अनुच्छेद 3 में है? तो ये जब जो प्रश्न राष्ट्रपति के सामने पहुंचता है तो राष्ट्रपति क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को सुझाव करने के लिए भेज देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों भेज देते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक अधिकार बनता है 143 अनुच्छेद के अंतर्गत कि अगर किसी प्रश्न का अगर वो राष्ट्रपति सुझाव चाहे तो वो किससे, सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट दोस्तों चला जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने इसको सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेषित कर दिया कि क्या कोई सरकार ऐसा कर सकती है कि अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा जब किसी विदेशी राज्य को दे सकती है। दोस्तों जो नेहरू के द्वारा जो समझौता किया जा रहा था इसकी घोर आलोचना होने लगी, लोग विरोध करने लगे, क्योंकि दोस्तों जिन बेरूबारी क्षेत्र के लोगों ने वोट देकर नेहरू की सरकार को चुना था और वही सरकार दोस्तों उनको किसी विदेशी हाथों में सौंपने जा रही थी। तो इसमें कहा गया कि जो जनता के द्वारा किसी सरकार को सख्त मिली है और उसी सख्त का दुरुपयोग करते हुए क्या उनको किसी विदेशी राज्य में दोस्तों को सौंपा जा सकता है। ये बात जब उभर के आई तो ये प्रश्न आता है कि क्या उद्देश का संविधान का अंग है? क्या उद्देश का संविधान का अंग है? क्योंकि उद्देशिका में ही कहा गया कि जो सरकार की जो सख्त है वो किसके द्वारा मिली है? जनता के द्वारा मिली है। और उसी जनता की सख्त के द्वारा कोई सरकार क्या किसी के हित का दुरुपयोग कर सकती है? क्या उसे दूसरे राज्यों में सौंप सकती है? क्योंकि उद्देशिका के द्वारा ही तो किसी सरकार को सख्त मिलती है। उद्देशिका में कहा गया हम भारत के लोग यानी जनता के द्वारा कोई सरकार चुनी गई है और वही जनता किसी क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र को दे दे। तो यह प्रश्न दोस्तों सामने आया, क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है? तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है दोस्तों क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को क्या करती है, उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, इस समझौते को लागू करने के लिए क्या कर देता, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। और कहा कि उद्देश्य का निर्माताओं के विचारों की कुंजी है सिर्फ मात्र। क्या कहा गया कि ये उद्देश्य का निर्माताओं के विचारों की सिर्फ कुंजी है और जो सरकार है वो उद्देश्य का में प्रस्तावना में या संशोधन कर सकती है। दोस्तों आगे केस बढ़ता है, केस तो वहीं पे संशोधन कर दिया जाता है और 1960 में दोस्तों ये इसका संशोधन हो जाता है। तो इसमें 9वां संशोधन करके संविधान संशोधन करके वो क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। दोस्तों आगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस सामने आता है 1967 में। 1967 में दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस क्या था दोस्तों, उस समय क्या था कि जो जमींदारी प्रथा थी उसको समानता लाने करने के लिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास भूमिहीन थे। तो इस चीज़ को समान करने के लिए क्या है कि हर राज्य में भूमि सुधार आंदोलन चल रहे थे और इसी के लिए पंजाब राज्य में भी एक अधिनियम लाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति के पास में 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती है, 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती है। तो दोस्तों क्या था, गोलकनाथ नाम के दो भाई कहाँ रहते थे, पंजाब में। गोलकनाथ नाम के दो भाई पंजाब में रहते थे जिनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी, 500 एकड़ ज़मीन थी दोस्तों। जब ये अधिनियम लाया गया है तो दोस्तों क्या होता है, इसी अधिनियम के विरोध में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और ये कहे जो संवैधानिक विचारों की जो औपचारिकता, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया गया, इसी को लेकर दोस्तों ये क्या संविधान उसमें सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाते हैं गोलकनाथ। और यहाँ पे विचार आता है कि क्या सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्या सरकार
मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्योंकि उनके अधिकार जो थे उनका हनन हो रहा था गोलकनाथ भाइयों का। तो ये जब प्रश्न पहुंचता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब तो उस देश का संविधान का अभिन्न अंग है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है दोस्तों, तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्याय किया गया तो उसमें बताया गया कि उस देश का जो संविधान का अभिन्न अंग है। इसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या है दोस्तों, अपना जो फैसला था इन बेरू बारे में उसको पलटते हुए इसको क्या कहा, उस देश का संविधान का अभिन्न अंग है और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और उसी समय जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा का, इन्होंने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा का। अगर भीमराव के अनुसार अगर देखें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि 32 अनुच्छेद में है, इसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा, इनकी आत्मा कहा। वहीं अगर हिदायतुल्लाह के द्वारा उद्देशिका को उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कहा है। आगे दोस्तों एक केस फिर आता है, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों उस समय क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस इंदिरा गांधी दोस्तों क्या था कि तरह तरह के अधिनियम पारित कर रही थी, जैसे प्रीवी पर्स का अधिनियम और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो जैसे जो केस थे दोस्तों, तो ये क्या है, समानता लाने करने के लिए ये क्या सभी संशोधन जरूरी थे। और इन्हीं को लेकर दोस्तों क्या होता है कि एक पंजाब केरल राज्य में एक जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के उद्देश्य से क्या है दोस्तों, एक अधिनियम लाया गया था। तो उसमें दोस्तों क्या था, केशवानंद जो भारती दोस्तों थे, केशवानंद भारती ये थे, एक मठ एडनीर था, एडनीर के एक मठ था, तो बाकी मठाधीश थे ये केशवानंद भारती। और जब इन पे इनकी जो संपत्ति को लेकर सरकार ने कानून कसा, तो ये क्या है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और इनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए एक संस्था संगठन बना सकती है। और इसी तरह से दोस्तों क्या है, इसमें फिर प्रश्न उभर कर आया कि उद्देश्य का संविधान का अंग है। तो दोस्तों इसमें जो केशवानंद भारती केस में कहा गया कि जो उद्देश्य का है वो संविधान का अंग है और उद्देश्य का में संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों क्या है, इसने अपने जो पूर्व में इसने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, संविधान उद्देशिका में संशोधन नहीं कर सकती है। तो दोस्तों इसने अपना जो फैसला पलट दिया और कहा कि उद्देशिका में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है और किसी मूलभूत ढांचे के अलावा। तो दोस्तों ये जो हमारा केस है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में दोस्तों जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत सामने निकल कर आया और कौन किस अनुच्छेदों को किन चीज़ों को मूलभूत ढांचा कहा गया, ये न्यायपालिका ने उस समय नहीं बताया। मगर ये इसने कहा कि अगर संसद चाहे तो मौलिक अधिकार से लेकर प्रस्तावना और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो दोस्तों शुरू से लेकर अब तक जो तरह तरह के केस आए और उनमें मूल ढांचे की जो भावना थी वो सामने निकल गई। शुरुआत में दोस्तों ऐसा लगा कि जो इंदिरा गांधी जो सरकार थी वो केस जीत गई और केशवानंद भारती दोस्तों क्या है केस हार गए। मगर अगर देखा जाए दोस्तों क्या होता है कि केशवानंद भारती की जो हार के साथ में ही एक जीत छिपी थी, क्योंकि जो मूलभूत ढांचा का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती केस से ही बाहर निकला। तो इसमें कहा गया कि अगर संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और जो उद्देश्य का है वो संविधान का अंग है, पर संसद मूलभूत ढांचे का वो संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये हमारा प्रस्तावना को लेकर जो 2-3 बात थे उनको क्लियर किया है दोस्तों, हमने किए हैं। आगे देखते हैं कि प्रस्तावना को लेकर किसने क्या कहा। तो प्रस्तावना में दोस्तों क्या है, के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका को राजनीतिक जनतंत्र की संज्ञा प्रदान की, किसने, के.एम. मुंशी के द्वारा। वहीं अगर सुभाष कश्यप के द्वारा संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा,
डैश डैश इसके आगे भी है दोस्तों, इसकी पूरा नहीं है, पर आप इतना से याद रख सकते हैं कि समदान शरीर तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। ये किसने कहा? सुभाष कश्यप के द्वारा कहा गया। अगर हम एन पालकी वाला ने कहा प्रस्तावना को समदान का परिचय पत्र कहा। किसने? पालकी वाला ने। वहीं ठाकुरदास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना समदान का सबसे सम्मानित भाग है। ये किसके द्वारा कहा गया? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। आपसे पूछूं दोस्तों, अर्नेस्ट पार्कर के द्वारा ये प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। ये किसने के द्वारा? अर्नेस्ट पार्कर के द्वारा कहा गया। वहीं कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो रूसी क्रांति से दोस्तों क्या लिया गया था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो 3 तरह के न्याय लिए गए प्रस्तावना में, ये कहाँ से लिए गए थे? रूसी क्रांति से लिए गए। आपसे पूछूं दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये 3 शब्द कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस की क्रांति। ये कब? 1917 में होती है, 1917 में होती है। भाई अगर हम बात करें आपसे, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किसने कहा है? भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों 395 आर्टिकल्स और इसमें अगर 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान में ओनली 7 अनुच्छेद हैं। वहीं कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद दिए गए हैं दोस्तों। अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर अनुच्छेद दिए गए हैं तो वो भारत के संविधान में, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा विस्तृत संविधान का, सबसे बड़ा भी संविधान है भारत का। भारतीय संविधान क्या? वकीलों का स्वर्ग है। ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया कि जो भारतीय संविधान है वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और ना तो अधिक लचीला है। ये केसी हियर के द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। ये भी किसके द्वारा? केसी हियर के द्वारा कहा गया है। आपसे पूछूं दोस्तों, भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। ये कथन किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा कहा गया था दोस्तों। भारत में संविधान सर्वोच्च है। अगर हम पूछें आपसे कि भारत में क्या सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि भारत में कोई भी पद है वो संविधान से ज़्यादा सर्वोपर नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा सर्वोपर है क्या? वो भारत का संविधान है दोस्तों। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च क्या है? वो संसद है। संसद से ज़्यादा सर्वोच्च वहाँ का संविधान भी नहीं है और ना कोई पद है। अगर सर्वोच्च अगर मान लिया जाए तो संसद है। वहीं अमेरिका में अगर हम सर्वोच्च माने तो क्या है? न्यायपालिका है। तो ना तो वहाँ संविधान सर्वोच्च है ना संसद है, वहाँ क्या है? न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है दोस्तों। कब होता है? 1976 में। और उस समय पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी और इन्हीं के द्वारा दोस्तों एक बार संशोधन किया जाता है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना तो कब बना है दोस्तों? ये 26 जनवरी 1950 को। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? हम जान चुके हैं। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, ना कि चुना जाता है। निर्वाचित होता है और दोस्तों ना कि जो वंशानुगत होता है। अगर हम बात आगे पूछें आपसे, भारत संविधान अंगीकृत कब किया गया? ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया जाता है। तो भारतीय किसके द्वारा किया जाता है अंगीकृत? ये भारतीय जनता के द्वारा। और किसके माध्यम से? संविधान सभा के माध्यम से। संविधान सभा के माध्यम से और भारतीय जनता द्वारा संविधान अंगीकृत किया जाता है। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में अगर संप्रभु पूछें आपसे तो हम भारत के लोग। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा? आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा दोस्तों? केसी हियर के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करते हैं जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट के वीडियो निकलते रहते हैं। और
हमने दोस्तों ऑलरेडी संविधान के भाग के इस पे अगर हम 17वां 18वां इन पे हमने दोस्तों कई वीडियो बनाए हैं, जिनकी हमने एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों वहाँ से देख सकते हैं। और आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।